हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी हम 200 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं जो कि टीजीटी नेचुरल साइंस 2021 के क्वेश्चंस हैं। और आज की इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स या आयंस आर एक्सचेंज्ड इन डैश रिएक्शंस। तो कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। ऑप्शन ए कोरोजन, बी रैंसिडिटी, सी डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डी सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फिनोमिनन नोन एज मिराज। तो आपको यहाँ पे बताना है कि मिराज जो फिनोमिनन है उससे रिलेटेड कौन सी बात यहाँ पे करेक्ट दी हुई है। देखो, ट्रू पूछा हुआ है, इनकरेक्ट नहीं पूछा हुआ है, तो आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे ए है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिक्रीज विथ इट्स डेंसिटी। तो ये बिल्कुल ही गलत है। सेकेंड है, इफ़ द एयर इज स्टिल द ऑप्टिकल डेंसिटी एट डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर डिक्रीज विथ हाइट। ये भी गलत है। सी है, लाइट फ्रॉम अ टॉल ऑब्जेक्ट सच एज ट्री पासिस थ्रू अ मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज टूवर्ड्स द ग्राउंड। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। और डी है, द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज इन्वर्टेड। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। मिराज के अंदर क्या है, जो इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ए है, a piece of wire made of lead and tin alloy is used in making a fuse। तो यहाँ पे देखो, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो फ्यूज वायर है वो किसकी बनी होती है? लेड एंड टिन के एलोय की बनी होती है। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है, द फ्यूज वायर इज कनेक्टेड टू द मेन सोर्स इन पैरेलल। तो ये गलत है। थर्ड जो स्टेटमेंट दी हुई है वो है, द फ्यूज वायर हैज़ इट्स मेल्टिंग पॉइंट लोअर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर। तो ये क्या है यहाँ पे? ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है फ्यूज वायर का? लो होता है। डी ऑप्शन में है, द फ्यूज वायर हैज़ हायर रेजिस्टेंस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर। ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? हायर होता है। तो यहाँ हमसे नॉट ट्रू पूछा गया है, तो कौन से ऑप्शन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ। तो सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो किस फॉर्म में होती है? ऑप्शन ए पैरेलल स्ट्रेट लाइन, बी है स्ट्रेट लाइंस दैट इंटरसेक्ट ईच अदर मल्टीपल टाइम्स, सी है पैरेलल कर्व्ड लाइंस, डी है इंटरसेक्टिंग कर्व्ड लाइंस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पैरेलल स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, इनसाइड कैसी होती है? पैरेलल होती है और स्ट्रेट लाइंस होती है। बाहर अगर हम देखें तो इस तरीके से कर्व्ड फॉर्म में होती है, लेकिन इनसाइड कैसी होती है? इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होती है। नेक्स्ट है, ए बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। If the mass of ball is 0.12 kg, determine the impulse imparted to the ball. Assume linear motion of the ball. तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे हमें इनिशियल स्पीड दी हुई है और बॉल की मास दी हुई है। ठीक है। और क्या बोला गया है कि जो बैट्समैन है वो हिट कर रहा है बॉल को इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। तो जो इम्पल्स इम्पार्टेड है वो किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है। और लीनियर मोमेंटम जो है उसको हम पी से डिनोट कर सकते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम की बात करें, यानी कि इनिशियल इम्पल्स की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इनिशियल मास हमारे पास कितना दिया हुआ है? 0.12 kg। और वेलोसिटी कितनी दी हुई है? यहाँ पे वेलोसिटी हमें दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.2 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ये हमारे पास आ गया है, मोमेंटम की वैल्यू आ गई है 1.2। ठीक है। बट ये इनिशियल मोमेंटम है। अभी हमें क्या निकालना है? फाइनल मोमेंटम निकालना है। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा यहाँ पे? -m इंटू यू।
क्योंकि यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जो फाइनल मोमेंटम है दैट इज़ नेगेटिव ऑफ द इनिशियल मोमेंटम। तो अगर हम फाइनल मोमेंटम भी निकालें तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1.2 आ जाएगा। एक बार दोबारा से मैं इसको लिख देती हूँ। देखिए सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया है, सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया P1 इनिशियल मोमेंटम, जो कि हमारा कितना आ गया है 1.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद अगर हम P2 निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इस C का नेगेटिव हो जाएगा, तो 1.2 kg मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा। अभी देखो, अभी हमें क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम। अगर हम चेंज इन मोमेंटम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो वो बॉल का मोमेंटम हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, P2 माइनस P1। यहाँ पे P2 कितना दिया हुआ है, -1.2 और -1.2, तो यहाँ पे टोटल हमारा आंसर हो जाएगा -2.4, ठीक है। ये हमारा चेंज इन मोमेंटम आया है, किसका, बॉल का मोमेंटम आया है। लेकिन हमें किसका मोमेंटम निकालना है, बैट का मोमेंटम निकालना है। तो जो बैट का मोमेंटम होगा दैट इज़ नेगेटिव ऑफ द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। तो इसका अगर हम नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो बैट का जो मोमेंटम आएगा वो कितना आ जाएगा, +2.4, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी का कौन सा एडवांटेज नहीं है, हमें ये बताना है, विच इज़ नॉट एन एडवांटेज, ठीक है। जो अच्छी बात नहीं है न्यूक्लियर एनर्जी की, तो वो हमें यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट है, नो वेस्ट गैसेस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ न्यूक्लियर सोर्सेस। तो यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट दी हुई है कि कोई भी वेस्ट गैस जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती जब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर सोर्स से। सेकेंड है, देयर इज़ नो स्कोप ऑफ लीकेज ऑफ हार्मफुल रेडिएशंस, कि कोई हार्मफुल रेडिएशंस जो है वो लीकेज नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ ओनली 2, यानी कि जो सेकेंड है वो एडवांटेज नहीं है, नो स्कोप ऑफ लीकेज ऑफ हार्मफुल रेडिएशंस, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसीज हायर देन डैश आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासाउंड। तो यहाँ ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 20,000 से ऊपर का जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का जो साउंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड हर्ट्ज बोलते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं हम, फर्स्ट है 20 हर्ट्ज, तो ये नहीं होगा। सेकेंड है 30 हर्ट्ज, वो भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में है 20 किलो हर्ट्ज, तो 20 किलो हर्ट्ज किसके इक्वल होता है, 20,000 हर्ट्ज के। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज। तो वाटर की डेंसिटी जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो ये आपको याद रखनी है, ऑप्शन ए जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, और जो कितनी होगी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है, इन एन अल्फा पार्टिकल द प्रोटॉन्स विल रिपेल ईच अदर ड्यू टू डैश फोर्स। तो अल्फा पार्टिकल्स में जो प्रोटॉन्स है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो उसका कौन सा फोर्स है, ए है कूलम्ब फोर्स, बी ग्रेविटेशनल फोर्स, सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड डी है न्यूक्लियर फोर्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, कूलम्ब फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स है, उन पे कौन सा फोर्स लगेगा, कूलम्ब फोर्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो यहाँ पे आपको ट्रू स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। तो वन बाय वन हम सभी स्टेटमेंट्स को देखते हैं। फर्स्ट है, द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स ऑफ साउंड इज़ ऑलवेज अ साइन वेव। तो ये बिल्कुल गलत है, हमेशा जो है साइन वेव नहीं होती है, ठीक है। सेकेंड है, द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स ऑफ साउंड इज़ नेवर अ साइन वेव। ये भी गलत है क्योंकि इसमें नेवर लिखा हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट है, द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स ऑफ साउंड इज़ नॉट ऑलवेज अ साइन वेव, सो इट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। और फोर्थ है, ए प्योर साइन वेव हैज़ अ यूनिक फ्रीक्वेंसी। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो थर्ड और फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ओनली 3 and 4 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपीयरेंस ऑफ साउंड टू अ ह्यूमन ईयर इज ऑब्जेक्टिवली कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि साउंड जो है वो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो कौन कौन से पैरामीटर से हम बता सकते हैं। फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी, सेकेंड इंटेंसिटी, थर्ड वेव फॉर्म। तो तीनों ही हमें क्या बताते हैं, साउंड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताते हैं। सो ऑल द थ्री आर करेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। फर्स्ट है द पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव। देखिए कन्वर्जिंग लेंस जो है वो कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, जो फोकल लेंथ है दैट इज पॉजिटिव। सो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पावर किसके इक्वल होती है, 1/f के इक्वल होती है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दी हुई है। सेकेंड है द पावर ऑफ डाइवर्जिंग लेंस इज नेगेटिव। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। डाइवर्जिंग लेंस जो होता है, कॉनकेव लेंस, उसकी पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है। सो बोथ आर करेक्ट इन दिस केस। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ऑफ एन आई कंटेन्स अबाउट 1 million ऑप्टिक नर्व फाइबर्स विच ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है कि आई का कौन सा ऐसा पार्ट है जो क्या कंटेन करता है, 1 million ऑप्टिक नर्व फाइबर्स कंटेन करता है। ऑप्शन ए है रेटिना, बी लेंस, सी कॉर्निया, डी प्यूपिल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज रेटिना। रेटिना में क्या होते हैं, 1 million ऑप्टिक नर्व फाइबर्स होते हैं। और रेटिना ही वही पोजीशन है जहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन होती है इन द आई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ लाइट entering the eye may be controlled by varying the aperture of the pupil with the help of। तो प्यूपिल का जो साइज है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है। ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। ए है कॉर्निया, बी आइरिस, सी रेटिना, डी एक्वस ह्यूमर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ सॉलिड फ्लोटिंग विद अ पार्ट ऑफ इट इन द फ्लूइड। तो कोई भी सॉलिड है अगर वो फ्लोट कर रहा है, ठीक है, उसका कुछ पार्ट फ्लोट कर रहा है, तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। फर्स्ट है द ओवरऑल डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज ग्रेटर दैन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो क्या सॉलिड की डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी फ्लूइड की डेंसिटी से, तो ये बिल्कुल ही गलत है। अगर कोई सॉलिड फ्लोट कर रहा है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट है द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इक्वल टू वेट ऑफ द सॉलिड। सो ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट इनकरेक्ट और सेकेंड करेक्ट। तो कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एलिवेटर वेइंग 500 kg इज टू बी लिफ्टेड अप at constant velocity of 0.25 meter per second. What would be the minimum horsepower of the motor to be used? G is equal to 9.8 meter per second square and there is no frictional loss. तो यहाँ पे देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें एक तो वेलोसिटी दी हुई है, नेक्स्ट हमें G जो है कांस्टेंट उसकी वैल्यू दी हुई है। तो वेलोसिटी की वैल्यू है 0.25, जी की वैल्यू दी हुई है और मास दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखो हॉर्स पावर में हमें क्या निकालनी है, मिनिमम हॉर्स पावर निकालना है, यानी कि पावर निकालना है, एचपी की यूनिट होनी चाहिए। तो हमें पता है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। तो हम पहले वाट में आंसर निकाल सकते हैं पावर का, उसके बाद हम उसको हॉर्स पावर में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो सबसे पहले जो पावर है वो किसके इक्वल होती है, पावर होती है फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब फोर्स को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं इनटू v। यहाँ पे हमें मास कितना दिया हुआ है 500 kg, g की वैल्यू हमें दी हुई है 9.8 और जो वेलोसिटी है दैट इज 0.25। तो इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1225 वाट। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी देखो ये हमारे पास क्या आ गई है, पावर की वैल्यू आ गई है। अभी मैंने आपको अभी बताया कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट।
तो हम इस वाट की पावर को किस में चेंज कर सकते हैं, हॉर्स पावर में चेंज कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे देखो 746 वाट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर, और 1 वाट इज इक्वल टू 1/746 हॉर्स पावर, और 1225 किसके इक्वल हो जाएगा, इसको 1225 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर निकल के आएगा 1.64 हॉर्स पावर। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, 1.64 हॉर्स पावर, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ a particle of mass 60 gram goes up on being thrown vertically upwards with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है हमसे, वर्क डन निकालना है हमें, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग टाइम ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 60 ग्राम। तो मास दिया हुआ है 60 ग्राम, और ग्रेविटी का जो फोर्स है उसके लिए हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो जो यहाँ पे क्या है, जो पार्टिकल है दैट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, यानी कि जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो h है, जो हाइट है, उसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं दी हुई है, क्योंकि सिर्फ मास गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी गिवन है, बट हाइट जो है वो नहीं दी हुई है। तो हम यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका फॉर्मूला लगाएंगे, v² - u² इज इक्वल टू 2as। सबसे पहले हम s की वैल्यू यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी देखिए जो v² है वो क्या है, 0 दिया हुआ है, क्योंकि पार्टिकुलर हाइट पे जाके वो रुक जाएगा, इट इज़ थ्रोन अपवर्ड्स। उसके बाद जो u की वैल्यू दी हुई है हमें, दैट इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 इंटू ए, एक्सेलरेशन को हम अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं, s। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस में है, इक्वल टू 20s। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो s कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 वैल्यू आ जाएगी। s इज इक्वल टू -5 कह सकते हैं, और नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ पे s इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। यानी कि हाइट जो है हमारी वो कितनी आ गई है, 5 मीटर। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, mgh। m कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे 60 ग्राम दिया हुआ है, 60। इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट g जो है उसको हम 10 लेंगे, और हाइट कितनी निकाली है, अभी हमने कैलकुलेट की है 5। तो जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3 जूल के इक्वल आ जाएगा। और अभी हमने पढ़ा कि वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे -3 जूल जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 900 ग्राम सॉलिड क्यूब हैविंग एन एज लेंथ 10 सेंटीमीटर फ्लोट्स इन वाटर। तो यहाँ पे कोई क्यूब दिया हुआ है जिसका एज लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर, दैट इज फ्लोटिंग इन वाटर। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज आउटसाइड द वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो देखिए कोई हमारे पास क्या दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, उसके अंदर एक क्यूब को डिप कर दिया है। तो पूछा गया है कि कितना जो वॉल्यूम है क्यूब का, दैट इज आउटसाइड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वाटर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और क्यूब का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अगर दोनों सेम है तो कोई भी जो क्यूब का पार्ट है दैट इज़ नॉट आउटसाइड द वाटर, बट अगर वाटर का वॉल्यूम जो है यहाँ पे कम हो जाता है तो हम वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना वॉल्यूम जो क्यूब का है वो बाहर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेंसिटी दी हुई है वाटर की 1000 kg पर मीटर क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। डेंसिटी से हम इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास बाई वॉल्यूम के इक्वल होती है। तो वॉल्यूम जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी। मास हमें कितना दिया हुआ है, 900 ग्राम दिया हुआ है,
और डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 900 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। ठीक है, सो ये हमारे पास जो वॉल्यूम निकल के आया है दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, 900 सेंटीमीटर क्यूब। अभी हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है। अगर हम क्यूब का वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, तो साइड यहाँ पे है 10, तो 10 का क्यूब अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए क्यूब का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है वाटर के वॉल्यूम से। ठीक है, इसका मतलब जो है क्यूब है दैट इज़ समवॉट आउटसाइड द वाटर, वाटर से बाहर है, तो वॉल्यूम जितना बाहर है वो कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, 1000 माइनस 900, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है क्यूब का वो क्या है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम है। तो ये ही वॉल्यूम क्या होगा, आउटसाइड प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, 100 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ कैन बायोमास बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी? फर्स्ट है बाय बर्निंग ड्राई बायोमास, सेकेंड है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पूछा गया है कि बायोमास को हम किस तरीके से जो है यूज़ कर सकते हैं, तो हम दोनों ही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बाय बर्निंग ड्राई बायोमास एंड सेकेंड है डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो बोथ आर करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट है द टर्बाइन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे जो है गलत स्टेटमेंट दी हुई है ये। सेकेंड है द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल आर एंगल्ड इनटू विंड, ये करेक्ट है। थर्ड है इन ओल्डर विंड मिल्स विंड एनर्जी वाज यूज टू रन मशीनरी टू डू फिजिकल वर्क लाइक क्रशिंग ग्रेन और पंपिंग वाटर, ये भी करेक्ट है। और नेक्स्ट है द विंड स्पीड इज़ वाइटल इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे पूछा गया है नॉट करेक्ट, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आज के क्वेश्चंस यहीं तक डिस्कस करेंगे हम, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।